नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षमता 2 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के 23 तारीख के द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र के सेकंड पार्ट सॉल्यूशंस में। आइए शुरू करते हैं। 505 नंबर का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन है चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो चुनाव के बारे में पूर्णतया सत्य नहीं है। चुनाव सुशासन की गारंटी देते हैं तो ये सत्य नहीं होगा। कई बार जनप्रतिनिधि जो आपके हैं वो अगर चुनाव आपसे गलत हो जाए तो वो सुशासन की गारंटी नहीं रहती। इस प्रकार से बाकी सारे ऑप्शंस में कोई ना कोई गलत तथ्य निहित है। सही ऑप्शन है चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 506 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लक्षण दिए गए हैं एक मिट्टी के, उस मिट्टी को पहचानना है। पहला है इनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक बड़ा अनुपात होता है और इस प्रकार वे बांझ होते हैं। तो इनफर्टाइल मतलब बांझ लिखना नहीं, अनुर्वर लिख सकते थे। उनकी संरचना रेतीली से लेकर दोमट तक होती है। वे पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। तो ये कौन सी मिट्टी है? ये मिट्टी है जो सभी तथ्य दिए गए हैं वो हमें इंगित करते हैं कि ये समुद्री क्षेत्रों के किनारे की मिट्टी है और यह मिट्टी होती है सलाइन मिट्टी यानी खारी मिट्टी। सही ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 507, होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी और तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ऐसा बात नहीं है। दोनों लीग में समन्वय स्थापित हो गया था। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। 508 नंबर का जो प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जिस कंपनी का केस लड़ने गए थे, तो हम लोगों के विद्यालय में एक पुस्तक मिली थी जो बापू की पाती, और एक उनकी चित्रकथा से आधारित भी पुस्तक थी। तो उसमें ये सब तथ्य अलग से दिए गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला की कंपनी के लिए केस लड़ने गए थे, ये सही होगा। वो एक व्यापारी थे जो वहाँ पे व्यापार कर रहे थे और उन्हीं का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये जा रहे थे प्रिटोरिया से डरबन, लेकिन इनके साथ जो घटना घटी वो घटी है पीटरमैरिट्सबर्ग में। पीटरमैरिट्सबर्ग में इनके साथ एक दुर्घटना हुई। एक व्यक्ति ने इन्हें बोगी से जलील करके बाहर फेंक दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी अंग्रेज़ों के सहयोग में थे और ये कोऑपरेशन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। जो दूसरा है, इन्हें भर्ती करने वाला जनरल भी कहा जाने लगा था। ये सेना में लोगों को भर्ती करते। इनका यह मानना था कि यदि हम अंग्रेज़ों के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएंगे तो वो भी हमारा सहयोग करेंगे और अपने बात को हम रख पाएंगे बेहतर तरीके से। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? तो अमृतसर या पर्यटन स्थल है और इसमें स्वर्ण मंदिर के अलावा कौन सा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये बताना है। तो ये है दुर्गियाना मंदिर जो अमृतसर में ही है और प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज़ों के आंसू जालियांवाला बाग के पाप नहीं धो सकते, यह किनकी प्रतिक्रिया थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से देख रहे हैं कई प्रश्न हैं, और अगर आप कोई ऐसा भी बुक है, सब लोग उस बुक के बारे में जानता है जो बिहार में लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, उस बुक के एक ही पेज से 3-4 प्रश्न ये उठा के दे देते हैं। अंग्रेज़ों के आंसू जालियांवाला बाग के पाप नहीं धो सकते, यह किनकी प्रतिक्रिया थी? तो यह प्रतिक्रिया थी मोहम्मद अली जिन्ना की।
आगे देख लेते हैं, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था। उधम सिंह मूवी में भी ये बात दिखाई गई है और ऐसे भी यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि उधम सिंह ने पर जब मुकदमा चला, इन पर मुकदमा ब्रिटिश अदालत में लंदन में ही चला था, तो वहाँ पे इन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था। जब आप पिक्चर देखिएगा तो देखिएगा कि इनके पास कई सारे पासपोर्ट और ये सब होने की बात बताई गई है, तो उनमें इनका नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखा हुआ था। इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कौन थे? स्वराज पार्टी के फाउंडर ही कौन थे? मोतीलाल नेहरू के साथ जो इसका शुरुआत करने वाले लोग थे वो थे चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं चित्तरंजन दास। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के किस शहर में मिले? तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पर्यावरण का प्रश्न है और पर्यावरण में जब भी बात चलती है तो ये वर्ल्ड अर्थ समिट, इसकी बात चलती है, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और इसमें जो बातें हुई थी वो आगे मानक बनी है पर्यावरण परिवर्तन को रोकने के लिए, और यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समूह हिमालय के समशीतोष्ण पुष्प क्षेत्र से संबंधित नहीं है? एक वृक्ष का नाम बताना है जो हिमालय के समशीतोष्ण पुष्प क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो वो सही जवाब है काजू और मैग्नोलिया। काजू को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काजू का उदाहरण हम लोग जानते हैं कि काजू हिमालय में नहीं उगता है। हिमालय में अखरोट और सेब वगैरह की खेती की जाती है, लेकिन काजू वहाँ पे भी, अगर कश्मीर में भी आप जाइएगा तो काजू सूखे प्रदेशों से और काफ़ी मध्य एशिया के देशों से मंगाया जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये एक्चुअली में करंट का क्वेश्चन है। ये देखने में लग रहा होगा कि ये हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कब्रिस्तान ये कहाँ पे है और इसको कैसे इस प्रश्न में दे दिया, तो ये करंट का प्रश्न है। वहाँ पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहाँ पे विज़िट किया, इस कारण यह समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही ये जगह। ये वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई एक जगह है जो कि काहिरा मिस्र में है, और वहाँ पे हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी वहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ते हुए ब्रिटिश की ओर से, तो उनके लिए वहाँ पे सम्मान दिया गया है इस कब्रिस्तान में, और इसी कारण हमारे देश के किसी भी बड़े पदाधिकारी जब वहाँ पे जाते हैं तो इसकी विज़िट ज़रूर करते हैं, और यही कारण यह करंट का क्वेश्चन बना और उसके बाद ये हमारे सक्षमता परीक्षा में आया है। तो करंट के प्रश्नों को भी देखना बहुत आवश्यक होता है। हमारे इस चैनल पे ही करंट के क्वेश्चन भी मैं अवश्य ही, परीक्षा जैसे ही नज़दीक आएगी और उसका एक टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा कि ये एक महीने की या 2 महीने में होने वाला है, तो उस समय उससे जोड़कर 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम हम लोग करेंगे इस चैनल पे। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और समझते रहिए प्रश्नों को। भारत का सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। मध्य प्रदेश हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक वन क्षेत्र को रखता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस तितली प्रजाति को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक तितली का नाम दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है अगेन, और वो मध्य प्रदेश वाला भी वन रिपोर्ट 2021 आई थी, तो उसके बाद वो करंट का ही क्वेश्चन बना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा पोर्शन करंट से होता है। तो मध्य प्रदेश के बाद आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई क्वेश्चन को देखते हैं। तितली प्रजाति, ये तितली प्रजाति है ब्लू पैंसी। ब्लू पैंसी है जो कि आधिकारिक तितली का इसे दर्जा दिया गया है जम्मू और कश्मीर में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? अगेन ये भी करंट से ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन लगातार दिए हुए हैं। अटल सुरंग की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये दोनों में आपको सोचना पड़ जाएगा जब ऑप्शन आएंगे तो ये सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, यही सबसे लंबी सुरंग है अभी वर्तमान में। आगे चलते हैं, वर्ग की एक भुजा दुगनी करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाता है? वर्ग की एक भुजा को अगर दुगनी कर दिए, मैथ से प्रश्न है, मैथ में जानते हैं हम लोग वर्ग की का जो क्षेत्रफल है वह भुजा स्क्वायर होता है। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो वह 4 गुनी हो ही जाएगी, तो चौगुनी लिखेंगे, क्वाड्रुपल। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिविमीय आकृति गोला के किनारे कितने होते हैं? त्रिविमीय आकृति है गोला स्फीयर, इसमें किनारे कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब है कि इसमें किनारे होते हैं 0। एक त्रिविमीय आकृति है लेकिन इसमें कोई भी शीर्ष या कोई भी
बाजू नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, घनाभ का शीर्ष कैसा दिखता है। घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है। एक घनाभ अपने मन में अगर आप सोचिए तो वो जैसे कि हम लोग का डस्टर होता है लकड़ी वाला, या फिर एक बॉक्स होता है, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, वह एक घनाभ का उदाहरण है। और इसका शीर्ष ऊपर वाला सरफेस जो है, मोबाइल भी एक घनाभ ही है, तो इसका ऊपर वाला सरफेस हमें आयत के रूप में दिखता है, एक रेक्टेंगल के रूप में दिखता है। घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति है, चुने कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य। घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति है और कथन सत्य है असत्य। तो यह जो कथन है कि घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति है, तो यह एक सत्य कथन है। घन तो त्रिविमीय भी है और ठोस आकृति भी होती है। मैथ में जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से, बाकी और सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं। एक सिलेंडर के घुमावदार मुख को के रूप में खोला जा सकता है। एक सिलेंडर के घुमावदार मुख को एक रेक्टेंगल, एक आयत के रूप में खोला जा सकता है, यह इसका सही जवाब होगा। और अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 100,000 को एक संख्यांक में क्या लिखा जाएगा। अगर 100,000 हैं तो इसको एक संख्यांक में कितना लिखा जाएगा, तो वो देख लेते हैं। 100 पर 3 शून्य, और उसको आप आराम से लिख सकते हैं। 100 और 1000 दोनों का जो मार्किंग है जीरो में, वो हमको बिठाना होगा। -19 और -21 का योग क्या है। -19 प्लस -21 करेंगे, दोनों ही माइनस में है, तो इसका उत्तर -40 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, -8 है और प्लस -2 है, दोनों ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में आने के बाद माइनस तो उनके पास ही रहेगा, तो ये -10 के बराबर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कम से कम कर लेना है। जो भी हमारे साथी हैं, ये प्रश्न बनने वाले हैं। हमारे कई जो मित्र हैं वो देकर आए प्रश्नों के उत्तर देकर आए जब हॉल में, तो उनसे थोड़ी मोड़ी चूक हो गई और उन्होंने यह बात एक्सेप्ट की घर आकर कि नहीं, अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो ये ज़रूर बन जाता। तो पहली सक्षमता परीक्षा जिन्होंने दी उनके पास तो देखने के लिए कुछ नहीं था, और सेकंड बार जो गए उनके पास भी थोड़ी सी मतलब हड़बड़ी में उन्होंने फॉर्म को भरा। लेकिन तीसरी बार जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं वो सब लोग लगभग श्योर हैं कि हमें परीक्षा देनी है और इस प्रकार से देनी है। दो परीक्षाओं का प्रश्न पत्र है हमारे सामने, तो उसको देख लेना आवश्यक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 0.234। ये बिल्कुल 2/10 है, 3/100 है और 4/1000 है। तो ये सब अपने दशांश, सवांश और शतांश और हजारवें जो अंश है उसमें आ जाएंगे। तो देख लीजिए, कैंडिडेट का आंसर यहाँ पे चूक से गलती हो गया है, और ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है कोई। -5 -54 है, इसको बाहर निकालेंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा -59, क्योंकि कोष्ठ के बाहर आने के बाद 54 भी माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, -5 है और -54 है। 54 प्लस में है लेकिन ब्रैकेट में है, बाहर निकलने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब देख लेते हैं, -2 -7 तथा -10 का गुणनफल क्या होगा। -2 -7 तथा -10 का गुणनफल क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग। ये होगा -140, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिलक्षित होता है। 7 × 5 = 5 × 7। जिन्होंने भी गणित के पुस्तकों को पढ़ाया है अपने विद्यालय में, वो जानते हैं कि ये गुणा का जो क्रम विनिमय नियम है, तो इसको हम लोग जानेंगे। ये क्रम विनिमय नियम है, गुणा का क्रम विनिमय नियम है। एक बार 7 आगे है 5 पीछे है, और दूसरी बार में 5 आगे और 7 पीछे है, इससे कोई असर पड़ता नहीं है। जो रिजल्ट है 35 वो दोनों में समान आएगा, और यह गुणा का क्रम विनिमय नियम कहा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है, बीना ने कालीन बनाने के लिए 3 किलो 760 ग्राम ऊन खरीदा। वजन 4 किलो करने के लिए उसे कितने और ऊन की आवश्यकता होगी। दशमलव का घटाव है, और यह रोज़मर्रा की जो हमारे मुद्रा और विनिमय की जो बातें हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। चौथे या फिर 5वें कक्षा का यह प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। 4 किलो 4000 ग्राम और 3 किलो 3760 ग्राम है, तो इसको आपस में हम लोग घटा देंगे और हमारे पास 240 ग्राम उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप की परिधि क्या है। टेबल टॉप किस प्रकार का होगा, कौन सी ज्यामितीय आकृति होगी, ये समझना सबसे पहले आवश्यक है। टेबल टॉप एक आयताकार होगा, और उस आयताकार की परिधि के लिए हम लोग इसको फॉर्मूले से बना लेंगे। जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है, और डायमेंशन के बाद ये 7.5 मीटर आ जाएगा। 2 गुनी लंबाई जो चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है।
कौन सा सही रिश्ता है? आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा जो रिलेशन बना हुआ है वो सही है इन फॉर्मूले में। तो ये है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सबसे इजी वाला हमारा जो यूनिट है का चेंज है वो दिया हुआ है और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक दुकानदार ने शनिवार को 67 किलो 626 ग्राम गेहूं और रविवार को 125 किलो 200 ग्राम गेहूं बेचा। दोनों दिन बेचे गए गेहूं का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो आप किलो को किलो के साथ और ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ सकते हैं, और नहीं तो किलो को ग्राम में बदल के 67,000 ग्राम और 67,626 ग्राम और 125 जो है उसको भी 1000 ग्राम में बना के और जोड़ सकते हैं और आपको पूरा उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो किलोग्राम में ही जोड़ लीजिए। और कितना है, 1000 से तो आगे निकलेगा भी नहीं, यह 626 है और 200 जोड़ेंगे तो 826 ही आएगा। तो इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। 192 kg 826 ग्राम ये उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो ये वर्क और टाइम यानी कि समय और काम, इनसे ये प्रश्न को पूछा गया है। इसको हम लोग बनाएंगे और इसका उत्तर हमारा 100 मिनट आएगा। कैसे बनाएंगे अलग से सेपरेट वीडियो में सारे जो डिटेल हमारे मैथ के प्रश्न हैं उसको मैं ज़रूर लाऊंगा एक साथ। अगला प्रश्न है, यदि 10 श्रमिक 40 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो उस कार्य को 20 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 10 श्रमिक 40 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं और उसी कार्य को 20 घंटे में करने के लिए, तो जैसे ही हमने घंटा समय को आधा किया है तो मज़दूरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो श्रमिकों की संख्या हो जाएगी वो सही उत्तर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 श्रमिक हैं, 40 घंटे लग रहे हैं, अब हमको 20 ही घंटा में उसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग सही अनुपात बैठ गया है, तो उसको हम लोग बिल्कुल मुँह से ही मुँह जवानी उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का आयतन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, भुजा का क्यूब होता है। इसको एक बार हमको क्यूब रूट निकालना होगा। क्यूब रूट जो आ गया तो उसके बाद हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से। आगे चलते हैं। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाले घन का आयतन क्या है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह क्षेत्र वाले घन का आयतन क्या है? तो सतह का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सतह का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। उस फॉर्मूले पर 384 को रख के ए का वैल्यू निकालेंगे यानी भुजा का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसका क्यूब करके हम लोग घन का आयतन निकालेंगे जो कि 512 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आगे चलते हैं। कक्षा 30 और 40 ये भी हर बार देख रहे हैं, इस प्रश्न को भी अक्सर पूछा जा रहा है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? इसमें पूछ रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 30 40 एज। तो इसका बीच का सिर्फ ले लेना है, हमको औसत लेना है, 35 है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जिनमें समान चौड़ाई की छड़ें और बीच में कोई अंतराल नहीं होता है क्या कहलाती हैं? डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जिसमें समान चौड़ाई की छड़ें और बीच में कोई अंतराल नहीं होता है कहलाती हैं। तो छड़ें कहने का अर्थ है एक छड़ नहीं, एक कॉलम से है। ये जो अंग्रेज़ी में आप इसको पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच बार्स, तो एक्चुअली बार जो बोला है तो उसका हिंदी अनुवाद कर दिया है छड़, जबकि यह एक आयताकार चौड़ी पट्टी होती है तो छड़ इसको नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी हम लोग ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं, क्लास 8 में ये है आंकड़ों का प्रबंधन में, और जो जिसमें आयताकार पट्टियाँ बिल्कुल सटी हुई होती हैं वह एक आयत चित्र कहलाता है। इसे हम लोग हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र कहते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये और खर्च हुए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 15,500 रुपया पे खरीदे हैं, 500 रुपया और यानी 16,000 की ये वस्तु हमको पड़ गई। तो 16,000 को 115 से गुना करेंगे, 115 बटे 100 से गुना करेंगे और हमारे पास 18,400 रुपये उत्तर के रूप में आएंगे। तो ये इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाइक की कीमत 75,000 है। विक्रेता ने इसे वर्ष 20% की छूट की पेशकश की।
बाइक की रियायती कीमत क्या है। 75,000 रुपये की बाइक है, 20% की छूट दे दी गई है, तो इसको कितनी कीमत पर बेचा गया है। तो पहले इसका 20% छूट निकालेंगे कि 75,000 पे 20% की छूट कितनी होगी आखिर, तो ये, और उसके बाद उसको हम लोग इसमें से घटा देंगे। हमारा उत्तर आ जाएगा 60,000 रुपये। 15,000 रुपये उसका माइनस हो जाएगा 20% छूट देने पर। आगे चलते हैं। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, ये बिल्कुल एक तथ्यों पर आधारित गणित का ही प्रश्न है। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प है ए और सी। ए है, यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है, तथा सी, विद्यार्थी नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। ये दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं का सही रूप पहचान नहीं पाया। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। राम एक बच्चा है जो सभी का अलग अलग परिभाषा बता पाता है, लेकिन सब एक साथ जब दे दिए जाते हैं उसके सामने अंक, तो वो उसको छांट नहीं पाता है। तो इसके लिए सबसे जो सूटेबल आंसर है वो क्या होगा कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। वह रिमेंबर तो कर ले रहा है सबकी परिभाषा को, पर वह अवधारणा को अपने दिमाग में क्लियर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसे बाद में जब सब एक साथ मिलते हैं तो छांटने में परेशानी होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। विषय अंक अंग्रेजी 72, हिंदी 84, गणित 96, विज्ञान 80, सामाजिक विज्ञान 68। यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंक दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। एक पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट भी 8वें के जो मैथ है उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसको पाई चार्ट बनाना जानते हैं, कुल अंक और उसके बाद उसका जो भारांक है उसको डिवाइड करेंगे, मतलब प्राप्तांक है अगर अंग्रेजी में 72 और कुल अंक जो है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको 360 से मल्टीप्लाई करके केंद्र का वैल्यू निकालेंगे कि उसको कितना कोण मिल रहा है। और उसके बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो है 86.4 डिग्री। डिटेल में इसको बना के पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये सब अलग से वीडियो में ज़रूर मैं लाऊंगा। आगे देख लेते हैं। 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 1.1/2 वर्ष में यानी कि 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ब्याज अर्धवार्षिक हो रहा है तो 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक आएंगे। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हम लोग सबसे पहले दर निकाल लेंगे और दर निकालने के बाद इसको फिर से एक बार बनाएंगे सेकंड कंडीशन के लिए, तो इसका उत्तर हमारा 15,840 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। तो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी तो अब वह बेची जाएगी 10% कमी यानी 50 रुपये की कमी हो गई उसमें, तो ये 450 रुपये में बेची जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो यूज करना क्या चाहिए हमको, रोल प्ले। सबसे उपयुक्त रणनीति है रोल प्ले जो हम लोग कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों का भी उपयोग करते ही हैं हम लोग मुद्रा पढ़ाने के लिए, लेकिन सबसे उपयुक्त रणनीति बता रहा है, पूछ रहा है हमसे, तो इसको रोल प्ले सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। बाउचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। बहुत पुराना खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के, अब काफ़ी समय पहले रिटायर हो गए हैं बाउचिंग भूटिया। गुलाब का पौधा क्या है। तो गुलाब का पौधा है एक झाड़ी है, ये एक झाड़ी है, एक सर्ब है। आगे देख लेते हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। जंगल में रहने वाले जानवरों को वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर कहा जाता है। मुर्गी और बत्तख से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है हमें
दोनों से अंडा प्राप्त होता है। बतख के अंडे भी मिलते हैं और मुर्गी के अंडे भी मिलते हैं। निम्नलिखित चित्र से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो ओमिटेड फ्रॉम इवैल्यूएशन है, तो इसमें चित्र नहीं दिया गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था परीक्षा में अंक देने से। भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसमें हम लोग गर्मी का प्रयोग करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? कोई बीमार व्यक्ति है, उसे तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उसे हम लोग ग्लूकोज ड्रिप लगाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा उसे ग्लूकोज का ड्रिप लगाया जाता है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे का एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो अंडे को प्रचारित किया जाता है कि यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, विटामिन का और खनिज का। ऑल ऑफ दीज इसमें सही उत्तर है। ये सभी के यह प्रमुख स्रोत होता है अंडा। इसको एक सुपर फूड की तरह प्रचारित किया गया अंडे को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन को अधिक पकाने के सही प्रभाव को दर्शाता है? खाना पचाना आसान हो जाता है, वसा शरीर द्वारा अवशोषित हो जाएगी, अधिकांश पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएंगे, अथवा खाना अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल गेट डिस्ट्रॉयड अगर हम ज़्यादा देर तक खाने को पकाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है वह क्या सूचित करती है? तो वह सूचित करती है कि उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा हमको उपज लेने के लिए उसमें कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी गई है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन मिट्टी में काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद रहता है। ठीक, तो दूसरे जो बात है यहाँ पे कि सूक्ष्म दे दिया है, तो सूक्ष्म वाले को पूछा नहीं है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है वो हमको बताना है। तो वो नाइट्रोजन ऐसी जो तत्व है जो मिट्टी में बड़ी मात्रा में मौजूद होती है। कहीं पे भी किसी भी जंगल में आप जाइए तो वहाँ पे हरे पौधे तेज़ी से ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे। हमारे जो खेतों में है वो अलग से हम लोग को नाइट्रोजन देने की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे चलते हैं। किस प्रकार के कुएँ उपलब्ध हैं? किस प्रकार के कुएँ उपलब्ध हैं? तो कुएँ तो कई प्रकार के हैं। खोदे गए कुएँ, नदी के कुएँ, डग वेल्स एंड रिवर वेल्स, ये उपलब्ध होते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? यह है NH2। ये भी हमारा करंट से ही क्वेश्चन है, यह कोई या फिर विविध से प्रश्न है, लेकिन जनरली इसकी चर्चा होते रहती है समाचार पत्रों में, तो इसको पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, रेल बंधु क्या है? रेल बंधु क्या है? ये भी करंट से क्वेश्चन। रेल बंधु क्या है? तो रेल बंधु भारतीय रेल की एक पत्रिका है जो सभी राजधानी, शताब्दी, AC दुरंतो ट्रेनों में उपलब्ध है। रेल बंधु क्या है? बस एक लाइन का क्वेश्चन है। रेल बंधु क्या है? रेल बंधु एक पत्रिका है जो सभी राजधानी, शताब्दी और AC दुरंतो ट्रेनों में उपलब्ध होती है। अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न निर्यात करने की नीति का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न निर्यात करने की नीति का परिणाम नहीं था? तो इसका सही जवाब है, इससे कृषि की कमी और अकाल पड़ा। इसका परिणाम नहीं था, इससे कृषि की कमी हुई और अकाल पड़ा। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न निर्यात किए गए। भारत की जो औद्योगिक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ गई। लेकिन भारत में जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा गया। जो फसल हम लगाते थे भारत में, वो फसल न लगा के अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश कंपनियों के लिए हम लोग नील और कहवा और चाय लगाने लगे। इसके कारण हमें ज़्यादा हानि हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? मुंबई हाई जहाँ से हम लोगों को तेल, कच्चे तेल की प्राप्ति होती है भारत को, वह अरब सागर का एक महाद्वीपीय शेल्फ है, यहीं से यह हमें प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बस्तर हमेशा से ही चर्चा में रहता है अपने नक्सली गतिविधियों के लिए। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वही बस्तर क्षेत्र में स्थित है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बछेद्री पाल पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही है। तो बछेद्री पाल हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही है। किसी भी क्षेत्र में जो पहला महिला
और इस तरह की चीज़ें हैं वो हमेशा से ही प्रश्न को आकार देती हैं, उनको प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में हमारे यहाँ गंगा नदी को, हम उससे भी प्रदूषित नदियाँ हैं, ये दामोदर नदी जो है वो उससे भी अधिक प्रदूषित है, पर जो गिवन ऑप्शंस हैं और उसमें हम लोग को गंगा नदी को ही ऐसा टाइटल दिया गया है विश्व की सबसे प्रदूषित नदी का। नीचे दी गई तालिका से जल संदूषकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीवेज, मछलियाँ, प्लास्टिक, पशु, इसमें से कौन से जो हैं वो जल के संदूषक हैं? तो इसमें संख्या लिखनी है, 7 हैं टोटल में। हम देखेंगे कि जैसे मछलियाँ तो जल के संदूषक नहीं हैं, लेकिन वहीं पे प्लास्टिक जल के संदूषक हैं, तो इसको गिन के और उसको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, एकदम बच्चों के लिए जो क्वेश्चन बनाया जाता है उस तरह का है, और ये अच्छा खासा पेशेंस आपका टेस्ट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। 7 का 6, 6 का 5 ऐसा कर दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कोई वस्तु उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जो बातें हैं उसमें इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। अब अगला देख लेते हैं, जीडीपी मापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जीडीपी मापने का कार्य हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीडीपी मापती है अपने कार्यालय के द्वारा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता को द्वारा सुधारा जा सकता है। तो मिट्टी की उर्वरता को जीवित केंचुए मिलाकर सुधारा जा सकता है। ये वहाँ पे ऐसी क्रिया करेंगे जिससे मिट्टी में छिद्रों की संख्या बढ़ेगी और वो उर्वर हो सकती है। अब अगला प्रश्न है, आश्रय को क्या कहा जाता है? आश्रय को क्या कहा जाता है? आश्रय को होम, घर कहा जाता है। ये प्रश्न है और इसका उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों का एक दूसरे के करीब रहने का फ़ायदा है, दूर रहने का नहीं? निम्नलिखित में कुछ फ़ायदे, जैसे जंगली जानवरों से सुरक्षा, एक ही स्थान पर अधिक संख्या में लोग देखे जा सकते हैं, एकजुटता और सुरक्षा की भावना। तो यही सबसे ज़्यादा हम लोगों को सही उत्तर लगता है। एक जगह जब हम लोग रहते हैं तो एकजुटता और सुरक्षा की भावना। और जैसे ये शहरों में जितना ये कम होते जा रहा है कि एक जगह लोग रहते हैं लेकिन आपस में एकजुटता और सुरक्षा की भावना देखने को मिलती नहीं है। एक मछली तब मर जाती है जब उसे पहले उबाले गए लेकिन कमरे के तापमान तक ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में रखा जाता है। आप एक ऐसा पानी का बर्तन ले आइए, एक्वेरियम वही हो गया, और जिसमें कि पहले उबाल के और फिर ठंडा करके पानी को रख दीजिए। तो उबालने से उसका तो सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो मछली का क्या हो जाएगा? मछली द्वारा तैरने के लिए अयोग्य वह जो मछली है वो उसमें नहीं रह पाएगी और वो मर जाएगी। अब देखते हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। वो जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है और उपभोक्ता और सभी जीवों का जो एक क्रम बनाया जाता है उसमें जो प्राइमरी हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे शाकाहारी जंतु जो केवल हरे पौधों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको हम लोग कहा जाता है उपभोक्ताओं का प्रथम स्तर। उपभोक्ताओं के प्रथम स्तर वही है कि सूर्य से प्रकाश हरे पौधे लेते हैं, हरे पौधे से ये प्राथमिक स्तर वाले जीव हरे पौधों को खाकर अपने ऊर्जा को अपने शरीर में रखते हैं और फिर इन्हें खाकर बाकी के जीव पलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर सांस लेना कठिन होता है क्यों? अगर आप किसी ऊंचे स्थान पर गए, जैसे पर्वत पर और बहुत अधिक ऊंचाई पर आप चले गए, तो वहाँ पे सांस लेना कम होता है क्योंकि यहाँ पे हवा पतली और कम दबाव पर होती है। यहाँ पे हवा का दाब भी कम होता है और यह काफ़ी विरल होती है। इस कारण हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शहरों में ऊंची इमारतें होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? शहरों में जो ऊंची इमारतें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग बहुमंजिला इमारतें कहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहते हैं। जो शहरों में बहुत ऊंची इमारतें होती हैं उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम कैल्शियम नामक खनिज करता है। ये इसका सही जवाब होगा।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वसा से बने होते हैं, वसा से बने होते हैं, वसा के बने हुए क्या होते हैं? इसका सही जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ में है कि वसा किस चीज़ का बना हुआ होता है, और देखिए इसका हिंदी रूपांतरण जो किया है वह ठीक प्रश्न के जो मंतव्य है उसको पलट दिया गया है। फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ यानी वसा किन चीज़ों का बना हुआ होता है, और इसमें हिंदी में दे दिया कि वसा से बने होते हैं, यानी वसा किस से बने हुए चीज़ कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल ही उल्टा ये, तो ये दोनों चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ों को पढ़िए, और वसा किस चीज़ का बना हुआ होता है, फैट किस चीज़ को मिला के, फैट यदि हम खाएंगे तो उसमें क्या क्या हमको मिलेगा, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर ही वसा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदूषक है, यानी कौन सा एक है जो किसी भी चीज़ में मिलने पर उसके खराब कर सकता है, तो वो है यूरिया, कीटनाशक, चाय में लोहे का बुरादा और ये सभी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो संदूषक ही हैं, सभी प्रदूषक ही हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलावट के क्या कारण हैं? किसी चीज़ में लोग मिलावट करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, और भारत में, भारतीय भोजन में इस चीज़ की मात्रा बढ़ते जा रही है। तो ये कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑल ऑफ दीज, वस्तुओं का जीवन बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए यूरिया मिला देने से किसी भी चीज़ का जीवन बढ़ जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। स्वाद, रंग और दिखावट में सुधार करना, जैसे हल्दी को लेपित करना, हल्दी में रंग मिला के उसे और ज़्यादा गहरा पीला दिखाई देने लायक बनाना होता है। एक ही कीमत पर कम मात्रा में बेचना, और अगर हम अडल्ट्रेशन कर देते हैं, किसी चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ मिला देते हैं, जैसे जो हमारा मिर्च पाउडर है उसमें ईंट के चूरे को मिला दिए, या जो हमारा अन्य चीज़ है उसको मिला दिए, तो उसके बाद हम कम ही मात्रा उसकी ओरिजिनल चीज़ की कम मात्रा में बेचेंगे, और उसमें जो मिलाया हुआ सामान है वो भी हमारा जाएगा, तो इससे हमें लाभ होगा। तो ये सभी चीज़ों को करने के लिए ही अडल्ट्रेशन किया जाता है। पदार्थों का आसानी से संपीड़ित होने का गुण क्या कहलाता है? ये सॉफ्टनेस या कोमलता कहलाता है। जैसे मोम को यदि हम हल्का सा दबाते हैं तो वो संपीड़ित हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए का उपयोग नहीं किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है पहले यह जान लेंगे। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, और वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अपना जल लेंगे ही मिट्टी से। तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, वो जड़ों से जल को लेंगे, लेकिन मिट्टी की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है। मिट्टी खींच के कोई भी पौधा अपने पत्तियों तक नहीं पहुंचाता, मिट्टी के माध्यम से बस खड़ा रहता है और उससे जल को ऊपर खींचा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिकांश रेगिस्तानी पौधों में क्या होता है? अधिकांश रेगिस्तानी पौधों में रीढ़, स्पाइन पाया जाता है, और स्पाइन पे उसके कांटे होते हैं। अब अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के सिर के ऊपरी भाग पर क्या स्थित होता है जो पानी की सतह के पास तैरते समय हवा में सांस लेने में मदद करता है? तो डॉल्फिन के सर के ऊपर क्या होता है? ये डॉल्फिन के बारे में एक अंग्रेजी की जो पुस्तक है उसमें एक कहानी है टूटू डॉल्फिन के बारे में, और उससे हम लोग जानते हैं कि इसके सिर के ऊपर एक ब्लो होल्स होता है। ब्लो होल्स एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे यह सांस ले सकती है, और यह एक स्तनधारी है। निम्नलिखित में परिवहन का कौन सा साधन पहिए के आविष्कार पर आधारित नहीं है? तो यदि हम नाव का इसमें से सही ऑप्शन होगा। नाव की जब आविष्कार हुई, नाव को जब बनाया गया तो उसमें पहिए का कोई रोल नहीं था। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है। बस की गति कितनी है? तो गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताई जाती है, तो मिनट को घंटा में बना देंगे, और किलोमीटर तो 54 दिया ही हुआ ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड में ही इसको सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें भी हम लोग बना के लिख सकते हैं। पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में राहुल से एक प्रश्न पूछा गया था कि उन्हें कौन सा कथन चुनना था जो सही था या थे। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? गति की इकाई दूरी की इकाई और प्रयुक्त समय की इकाई पर निर्भर करती है। पूछा जा रहा है कि विल यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? इन द लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन राहुल वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन वेयर ही हैड टू चूज द स्टेटमेंट विच वाज करेक्ट। ये सारे जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं, इसमें से सही कौन सा है?
तो चारों सही हैं। गति की इकाई, दूरी की इकाई और समय की इकाई पर निर्भर करती है, ये बात सही है। समय जो गति है वह दूरी बटे समय होता है। किसी वस्तु की गति की गणना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को इस दूरी को तय करने में लगे समय से विभाजित करके की जाती है। यात्रा की गई दूरी लगे गए समय से विभाजित करने पर वास्तव में हमें उस दौरान कार की औसत गति प्राप्त होती है। तो ये सभी एक ही फॉर्मूले को कि चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है और इस कारण ये सभी ऑप्शन सही होंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? अंतरिक्ष में रॉकेट जा रहा है तो उसकी गति को किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किलोमीटर और सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि वह सेकंडों में किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और उसी में उसका दिखाया जाता है। वह पथ जिसके अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाता है? तो यह एक विद्युत सर्किट कहा जाता है। इसी के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे विद्युत सर्किट कहा जाता है। जब विद्युत टॉर्च का स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो विद्युत धारा विद्युत सेल से विद्युत बल्ब के फिलामेंट तक प्रवाहित होती है। ऑन कर दिए टॉर्च को तो अब जो सेल से जो फिलामेंट है उसके अंदर विद्युत धारा जाने लगी, जिसके कारण वह खाली स्थान होता है और बल्ब खाली स्थान है तो वह गर्म होता है और चमकता है, हीटेड एंड ग्लो। ये सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। क्या चीज़ अलग करना है? आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड। अगर हमको रेत में से लोहे का बुरादा अलग करना है तो उसके लिए हम लोग चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। अपने विज्ञान के पुस्तकों में हमें प्रयोग के रूप में करने के लिए यह प्रयोग आ जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कंसीडर द लिस्ट ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, लाइटनिंग। यानी कि सुनामी जो हमारा भूस्खलन है, जो फ्लड यानी कि बाढ़ है और जो लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना है। तो नीचे दिए शब्दों की सूची पर विचार करें। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और त्वरित भूकंप का कारण बन सकता है। तो इसमें से कौन सा है ऐसा जिससे कि भूकंप आ सकता है? तो भूकंप आ सकता है ये जो लाइटनिंग है, इससे हमें कभी भी भूकंप का खतरा नहीं होता है। बाकी सभी चीज़ों में भूकंप का खतरा हो सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, सुनामी, लैंडस्लाइड और जो बाढ़ है, इससे भूकंप आ सकता है, लेकिन कभी भी त्वरित से भूकंप नहीं आ सकता है। तार के होने पर बिजली के खंभों पर चिंगारी देखी जा सकती है। तार यदि लूज हो, ढीला कसा हुआ हो तो उस पर चिंगारी को देखा जा सकता है, स्पार्किंग हो सकती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस जरूर पूछा जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बात याद रखने वाली है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कभी कभी किसी प्रश्न पत्र में आप देखिएगा कि 3-3 प्रश्न बिल्कुल दिवस से ही पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है? बावरी जो है वह पानी एकत्रित करने का पुराना तरीका है। बाकी जो बारी तबारी लिखे हुए हैं वह हमारा काम का चीज़ नहीं है, वो बस ऐसे ही फालतू के ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन पानी की ठोस अवस्था को इंगित कर सकता है? पानी की ठोस अवस्था को इंगित करता है हिमपात, जिसमें कि कोई न कोई बर्फ़ का जो रोल होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ठोस अवस्था को इंगित करता है। वो बिल्कुल रुई के समान बर्फ़ होती है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आज के जो सभी प्रश्न हैं, 600 नंबर का ये जो प्रश्न है वो समाप्त हो चुका है। आपसे अब अगले दिन के प्रश्न पत्रों के साथ भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई विशेष सुझाव या कोई विशेष बात आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।